हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? मस्त। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ओम्स लॉ, ओके, एंड दैट इज द वेल नोन फॉर्म R equals to V upon I, or V is directly proportional to I, okay, and the detailing of the Ohm's law we have taken, and we have come across the current density, and we have explained the current density. The formula is I is equals to J into a Ija, or J is equals to I upon dA or A cos theta. Okay, so where it is used, that is largely used in numericals. Okay, और न्यूमेरिकल में मैंने टिपिकल टाइप का ले लिया है जिससे आपको याद रहे कि कब क्या करना होता है. Okay, and the fundamental that I have explained, when the current flowing or the charge is flowing through the each and every cross sectional area is not same, then at that time we have to take the concept of current density. Moreover, whenever there is an angle between the direction of the current and cross sectional area, at that time we have to take the concept of current density. यानी कि जब करंट फ्लोइंग की डायरेक्शन और कोई भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मल की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होता है, तब हमें क्या लेना पड़ता है? करंट डेंसिटी का कंसेप्ट लेना पड़ता है. दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, चले. तो अब यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लिया हुआ है. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको दे दिया है. ओके, एंड फिगर भी दे दी है. द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज 2 एम्पियर. ओके, और पॉइंट P दे दिया है आपको, एंड एट अ पॉइंट P यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द करंट डेंसिटी. ओके, चले. तो वेरी सिंपल फॉर्मूला क्या है? J इज इक्वल्स टू I अपॉन A, बराबर. और आपके पास I भी है, A क्या आप अप्लाई करोगे? पाई आर स्क्वायर. और थोड़ा और लॉजिक जिसका दौड़ता होगा वो बोलेगा कि सर आपने फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है कि हम I अपॉन डी ए की जगह पाई एस को रखेंगे और कॉस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री. ओके, एंड इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर देन इट वुड बी रॉन्ग. ठीक है, क्या कंसेप्ट है बहुत ध्यान से समझना. ओके, जो आपने सोचा और जो मैंने बताया वो ऑलमोस्ट सही है, पर कहाँ गलती हो जाएगी वो देखना है आपको. चलिए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए आपको इस तरीके से उल्टा दिया हुआ है. ओके, अगर ये क्रॉस सेक्शन इस तरीके से सीधा होता और क्रॉस सेक्शनल एरिया का नॉर्मल इस तरीके से बनता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? ऐसे. ठीक है, बट हमें दी गई कैसे है? ऐसे. सो आपको ध्यान क्या रखना है कि whenever the cross sectional area is in this fashion and the normals or angle is given the opposite direction, यानी कि इसका नॉर्मल ऐसे होना चाहिए बट ऊपर दिया है. ओके, तो अब जो एंगल दिया है वो 90 में से सब्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, यानी कि जब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे आपको नीचे की तरफ दिया हुआ है तो आपको एंगल 90 में से सब्सट्रैक्ट करके लेना है. और अगर आपको सीधा सीधा क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके से ही दिया है तो आपको 90 में से सब्सट्रैक्ट नहीं करना है. ठीक है, तो दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसका नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है? ऐसे. और यहां पे एंगल दिया होता तो कोई इश्यू नहीं था, देन वी कैन टेक दैट थीटा. ओके, बट वी हैव बीन गिवन इन दिस फैशन. ओके, सो वी हैव टू टेक द 90 माइनस थीटा. ओके, केवल कंसेप्ट वहीं पे है. अगर यही क्वेश्चन पूरा का पूरा मुझे इस तरीके से क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से टेढ़ा दिया होता तो कोई इश्यू नहीं था, वो जो भी एंगल देते उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं.
क्लियर? चले, तो अब काम आसान है. सो J इज इक्वल्स टू I अपॉन पाई आर स्क्वायर. अब पाई आर स्क्वायर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज एरिया ही दे दिया है डायरेक्टली. ओके, इनटू कॉस. क्या लिखूंगा? 60 दिया है बट 90 माइनस थीटा है यानी कॉस 30 डिग्री. ओके, चलिए वैल्यूज रख देता हूं. आंसर आप खुद कर लेना कैलकुलेट. J इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ओके, सो डायरेक्टली मैं रखता हूं 10⁻⁻4. 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर उसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. गड़बड़ी नहीं कर देना, सीधा सीधा आएगा, एरिया ही है. ओके, सो 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय cos 30. cos 30 कितना होगा? √3/2. ओके, सो यहाँ पे √3 रखता हूं और ऊपर 2 चला गया. ठीक है, सो देयरफॉर J इज इक्वल्स टू 4/√3 इंटू ऊपर चला जाएगा तो 10⁻². ओके, यूनिट क्या आएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. समझ में आया? आई थिंक यहाँ पे -4 ही होगा. 4 ही कर देते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है. सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4. ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेना. यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4. ओके, और √3/2 तो वेरी नॉर्मल थिंग है. तो दैट इज द करंट डेंसिटी. ओके, फॉर गिवन कंडक्टर. अब आगे बढ़ते हैं. जो हमने लास्ट इक्वेशन डिराइव किया हुआ था वो मैं लिख रहा हूं. ओके, क्या था? R इज इक्वल्स टू ρL/A. और वहां पे हमने क्या बोला था? कैसे डिराइव किया था? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. We remove the proportionality and comes the proportionality constant. Rho is called the resistivity of the material or the conductor. ठीक है, चल. तो अब उसका यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसे ओम्स लॉ के साथ जोड़ते हैं. ओके, सो रेजिस्टिविटी is depends on the type of material and temperature. ठीक है, अब टेम्परेचर बदलने पे रेजिस्टिविटी बदल जाती है. वो आगे आपका कंसेप्ट आएगा तब हम देखेंगे अच्छे से. ओके, अब इसका यूनिट देख लेते हैं. तो रो इज इक्वल्स टू, देखना क्या बनेगा? R इंटू A/L. यहाँ पे मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एक कट जाएगा. R का यूनिट ओम, सो दैट इज इक्वल्स टू ओम इंटू मीटर. पता चला यूनिट कैसे तैयार किया? ओके, पहले मैंने क्या किया? R इक्वल्स टू ρL पे से रो को सब्जेक्ट बना दिया, फिर यूनिट रख दिए नॉर्मल. अब आपको अच्छे से आता है. ठीक है, ओके. अब यहां से हम क्या करते हैं कि ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म डिराइव करते हैं. ठीक है, क्या डिराइव करेंगे? ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म. चलिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू
Ohm's law, V is equals to I into R. Okay, and just we have derived R is equals to formula क्या है, रो L अपॉन A. ठीक है, अब वेल नोन फॉर्म क्या है, I by A. सो देयरफॉर V इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, I अपॉन A और बाकी की चीजें अलग कर देते हैं, रो इंटू L. ओके, अब V क्या होता है, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी आर के ऊपर से हम लिख सकते हैं E इंटू L, दैट इज इक्वल टू I अपॉन A रो इंटू L. ठीक है, चलिए तो दोनों साइड से L L कट, I अपॉन A क्या होता है, J. सो देयरफॉर E इज इक्वल्स टू J इंटू रो. रीजन क्रॉस कर देते हैं, क्या क्या किया हमने, बिकॉज ऑफ I अपॉन A इज इक्वल्स टू J और दूसरा क्या किया, V is equals to E into L. Clear? Okay. So therefore, J is equals to E upon rho. Okay. अब यहां से एक नया इक्वेशन ध्यान रखना है आपको. Therefore, J is a vector quantity. Now, 1 upon rho हुआ, 1 upon rho is equals to sigma and E but obvious vector quantity है. Okay, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, so here what we have taken, 1 upon rho is equals to sigma. Okay, sigma का भी कुछ नाम देना पड़ेगा. Here sigma is called conductivity. Okay, reciprocal of the resistivity is conductivity. Okay, लिखते हैं, it is का मतलब किसी बात कर रहे हैं हम, कंडक्टिविटी की. ओके, it is reciprocal of resistivity. ठीक है, वाइस वर्सा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि कंडक्टिविटी, एंड रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी यानी कि रेजिस्टिविटी. राइट, वाइस वर्सा, यानी कि 1 अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू रो एंड 1 अपॉन रो इक्वल्स टू सिग्मा. ठीक है, चले तो यहां पे आपने जो फॉर्म लाया, G इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ. ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म. ठीक है, लिखते हैं आगे. चल, मैंने लिख दिया इक्वेशन 3 इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया और इसे 3 नंबर दे दिया. ओके, नॉर्मली आपको जो इच्छा हो वो इक्वेशन नंबर दे देने के, बट हमारा लास्ट फॉर्म है जो रिक्वायर्ड है उसे हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है. ओके, समझ में आया. अब यहां से आगे हम ओम्स लॉ की लिमिटेशन को डिस्कस करते हैं और ओम्स लॉ का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलिए तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन आपको पता है और अब यहां पे लिखते हैं लिमिटेशन.
generally all kind of the circuits obeys the Ohm's law. जनरली कोई भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या सर्किट है वो ओम्स लॉ को ओबे करता है. ओके, ओम्स लॉ को जो ओबे करता है उसे ओहमिक डिवाइस कहा जाता है. ओके, बट द डिवाइस विच नॉट ओबेज द ओम्स लॉ दैट इज नॉन ओहमिक डिवाइसेस. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, ओम के नियम का पालन करेंगे, उसे ओहमिक डिवाइस कहा जाएगा. बट जो डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसे नॉन ओहमिक डिवाइस कहा जाएगा. ओके, सबसे पहला पॉइंट वही लिखेंगे. उसका मतलब क्या होता है? तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ हमें ये कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I. क्या कहता है? V इज प्रोपोर्शनल टू I. यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट भी बढ़ना चाहिए. ठीक है, जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाते जाओगे प्रोपोर्शनली करंट भी बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे वोल्टेज घटाओगे तो उसके हिसाब से करंट भी घटता जाएगा. इट मीन्स इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ V वर्सेस I, ओके, अप्लाइड वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट, कॉरस्पॉन्डिंग करंट, तो आपको ग्राफ कांस्टेंट या स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ठीक है, बट अगर हमारा डिवाइस नॉन ओहमिक है तो आपको ये ग्राफ लीनियर नहीं मिलेगा. Moreover, we will see in the future that for the higher temperature, for the higher value of the voltage, when the joule heat is produced, now the voltage is not directly proportional to the current. यानी कि अब वोल्टेज बढ़ाने पर भी हमें कंडक्शन उतना नहीं मिलता है जो इनिशियली मिलता था. बट वो केस अभी फिलहाल हमें नहीं देखना है. हमें क्या देखना है? सीधा सीधा नॉर्मल रेंज में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ना चाहिए. ओमिक है, नहीं बढ़ेगा तो नॉन ओमिक है. कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें ये सब होता है? ओके, तो आपने सुना होगा डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर और वेल नोन कैपेसिटर. ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जिस पर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट उसी फैशन में या रेगुलरली नहीं बढ़ता है. ठीक है, सो दैट ऑल आर नॉन ओहमिक डिवाइसेस. ठीक है, तो यहां पे लिमिटेशन आ गई ओम्स लॉ की. चले, तो पहले मैं नॉन ओहमिक डिवाइस की डेफिनेशन लिखता हूं. ओके, और फिर आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. चलो, मैंने लिख दिया यहाँ पे. जैसा कि मैंने बताया, द डिवाइस विच और द सर्किट विच इज नॉट ओबेज द ओम्स लॉ इज कॉल्ड द नॉन ओहमिक डिवाइस. मीन्स इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ I वर्सेस V, देन इट इज नॉट लीनियर ग्राफ. लीनियर नहीं है तो कैसा होगा? कुछ इस प्रकार होगा. और कौन कौन से डिवाइसेस हैं? डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है, जेनर डायोड, कैपेसिटर, etc. All are the non-ohmic devices where if you plot the graph, then you will never get the simple linear graph or straight line. Okay, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है वो डायोड के लिए है, राइट? ये ग्राफ हमें आगे पढ़ना भी है. सेमीकंडक्टर 14th चैप्टर आएगा तब हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. टेक्स्ट बुक में 2 ग्राफ दिए हैं, दोनों में से एक भी आप ड्रॉ करोगे, एक्सप्लेन करोगे उसे तो चलेगा. सो दैट इज द एक्चुअल लिमिटेशंस ऑफ द ओम्स लॉ. ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं. आगे कंसेप्ट बनाते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एंड resistivity. कोई भी मटेरियल के अंदर रेजिस्टिविटी का ओरिजिन क्या है? Moreover, what we mean by the resistivity, अब यहां पे हम समझते हैं. ठीक है, as we know that
in a normal conductor, in a normal condition, ions are vibrating about their mean position. ओके, क्यों? अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. कोई भी नॉर्मल कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर उसका जैसा जैसा टेम्परेचर होता है या जितना टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग टू आयोन्स मेन पोजीशन पे आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या करते हैं? वाइब्रेट होते रहते हैं. एंड द स्पेस बिटवीन दैट ऑल आयोन्स कॉल्ड इंटर एटमिक स्पेस. वहां पे कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन. यानी कि आयन क्यों बने? आयन तभी बनते हैं जब भी एटम के ऊपर से या एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाते हैं. और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होके जाएंगे कहाँ? घूमने तो नहीं जाएंगे. हाँ, घूमेंगे पर घर के अंदर अंदर. यानी कि दो एटम्स के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में घूमते रहते हैं क्योंकि वो फ्री है. ओके, तो लिखते हैं इन द लैटाइस. अब लैटाइस या लैटिस आपके लिए शायद नया वर्ड हो सकता है. क्या है समझते हैं. इन द लैटाइस स्ट्रक्चर शायद आपने केमिस्ट्री में HCC FCC पढ़ा होगा. ओके, दैट इज लैटिस स्ट्रक्चर. नहीं पढ़ा है तो बता देता हूं. इन अ पर्टिकुलर geometric position where the ions are supposed to be or they are thought in a particular geometrical shape is called lattice. यानी कि ज्योमेट्रिकली एक ऐसा पोजीशन जहां पे आयंस को हम मान लेते कि वहां पर है. जैसे आपने NaCl का स्ट्रक्चर बनाया होगा 3 डिमेंशन में, क्यूब टाइप. 3 डिमेंशन में आप आगे क्यूबिक स्ट्रक्चर को बढ़ाते जाओ तो आपको NaCl का क्रिस्टल मिल जाएगा. अब जो पॉइंट्स रखते हो और ये 3 डिमेंशनल जो फिगर बनती है उसे लैटिस स्ट्रक्चर कहा जाता है. सो इन अ लैटिस स्ट्रक्चर electrons are free to move. Okay, and they are randomly moving. मूव करते करते स्पेस यानी इंटर एटॉमिक स्पेस से या मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ जाएंगे. ओके, इंटर एटॉमिक स्पेस में ही घूमते रहेंगे. ओके, ये पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए. क्लियर है? हाँ कि ना? अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं जिससे थोड़ा और अंदाजा आ जाएगा आपको. ओके, तो सबसे पहले मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसके अंदर मैं पॉजिटिव आयंस को यहाँ पे शो करता हूं. ये क्या हो गए? पॉजिटिव आयंस. ठीक है, अब कोई एक इलेक्ट्रॉन को सोच लो आप. ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट द मीन पोजीशन ऐसे. ठीक है, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे मान लेते हैं यहां से ओरिजिनेट होता है तो ये यहां से धक्का खाते होते ऐसे जाएगा. ओके, अब मान लो
टेम्परेचर बढ़ गया या इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया, ओके, इसके वजह से ये मोशन जो है, अब ये नॉर्मल इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये ओरिएंटेड हो गए। अब ये मान लो कुछ इस प्रकार जा रहा है, ओके। तो एक्चुअली क्या हो रहा चाहिए था, ये ग्रीन पाथ पे मूव करना चाहिए था, ओके, बट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड अब वो ब्लू पाथ को फॉलो कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग, ठीक है। सिंपल धक्का मारना है, घसराते पसराते जाना, उसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, ओके। क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी 0 थी, क्यों, सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे थे, बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड नाउ दे आर ओरिएंटेड एंड दे आर ड्रिफ्टेड। क्यों, तो अब इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया है, उनको पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इधर उधर मूव कर रहे थे, अब खुली इजाजत नहीं है उनको घूमने की, अब उन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है। डायरेक्शन में मूव करने के साथ साथ क्या होगा, उनको जो पॉजिटिव आयंस का है उनका धक्का लगातार लगता रहेगा, ओके। ये तो पहले भी वाइब्रेट कर रहे थे, अब भी वाइब्रेट कर रहे हैं, पहले थोड़े कम एम्पलीट्यूड से मोशन कर रहे थे, अब थोड़े ज्यादा एम्पलीट्यूड से मोशन करे। अब का मतलब क्या, इट मीन्स नाउ देयर इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूविंग, इधर उधर कहीं पे भी अपनी इच्छा मर्जी आए वहां पे, बट इन अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड दे आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, सॉरी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ओके। यानी कि अब इलेक्ट्रिकल फील्ड आ चुका है, तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते टाइम उनको किसका धक्का लगेगा, पॉजिटिव आयंस का धक्का लगातार लगता रहेगा, ओके। उसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूं तो, अगर आपको स्कूल में से अपनी क्लास से बाहर गेट तक जाना है और लेक्चर चालू है, और आप अपनी क्लास से गेट तक जाओगे, वो आपका रूट या आपको लगने वाला टाइम सोच लीजिए। अब मान लीजिए कि स्कूल छूट चुकी है या रिसेस है, अब वही क्लास से आपको क्या करना है, वहां से निकलकर गेट तक जाना है। अब आप जिस रास्ते से जाओगे वो पाथ सोचिए, ठीक है। तो कब पाथ आपका सीधा साधा होगा, सीधी सी बात है, अगर लेक्चर चालू है तो सारे स्टूडेंट अपने अपने क्लास में हैं, ओरिएंटेड है, तो आप सीधे सीधे आराम से निकल सकते हो, और आपको जो लगने वाला टाइम है वो भी कम होगा, यानी कि आपके क्लास से गेट तक जाने का टाइम कंपैरेटिवली कम होगा। किसके कंपैरिजन में, आगे देखिए। अब रिसेस है तो सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, अब ओरिएंटेशन नहीं है, तो आप इधर उधर डांस करते हुए जाओगे, कोई आगे से अथड़ा रहा है, कोई पीछे से अथड़ा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई हाय बोल रहा है, कोई हेलो बोल रहा है, ओके। तो अब इस तरीके से आपका पाथ जिगजैग होता जाएगा। नाउ बिकॉज ऑफ दैट अनओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स यू हैव बीन ड्रैग्ड, ओके, और ड्रैग होने की वजह से आपको जो टाइम लगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। सो दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में अब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और उन्हें आयंस का धक्का लग रहा है, पहले भी लगता था, अब भी लगता है। अब क्या हो गया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में वो ज्यादा रैंडम हो चुके हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ओरिजिन आई होप कि आपको समझ में आ गया है, ओके। पहले इस फिगर को ढंग से नाम दे देते हैं, ए से बी, और सॉरी बी डैश कर देते हैं और इसे बी कर देते हैं, ठीक है। यानी कि वो ए से शुरू होके हुए बी तक जाना चाहिए था, पर गया कहाँ, बी डैश, तो दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग, ओके। सो
AB in absence of electrical field, AB पाथ क्या है in absence of ओके एंड AB डैश पाथ फॉलो किया, क्यों किया? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड। ओके, अब थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, लिखना शुरू करते हैं। As we know that in absence of electrical field, average velocity or random velocity is 0. Okay, because of the electrical field, मैं लिख के आपको शो करता हूं, तब तक वीडियो पॉज कर देता हूं, ठीक है? चलिए देखिए, लिख दिया है मैंने। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, दे आर एक्सेलरेटेड, ओके, एंड ऑल्सो ड्रिफ्टेड। एक्सेलरेट तो होंगे, साथ साथ में ड्रिफ्ट भी होंगे। ओके, तो एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला एफ अपॉन एम। इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, दे फील द फोर्स इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। स्पेशली हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो क्यू की जगह माइनस ई रख दिया, so minus EE upon m, that is an acceleration. Okay, so now let the time, okay, taken by the electron between two successive collision, जैसे अभी टकराया और फौरन दूसरी बार टकराया, उसके बीच में कहीं तीसरी बार नहीं टकराया है, टू सक्सेसिव बोला है, फर्स्ट और सेकेंड, वो दोनों के बीच में जो टाइम लगा उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। यानी कि रिलैक्सेशन टाइम में कहीं पे भी कोलिजन नहीं होगी। ओके, सो लेट इट द रिलैक्सेशन टाइम और द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज टाउ, देन v इज इक्वल टू ए इंटू टाउ, यानी कि ड्रिफ्ट हुआ। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इक्वल टू एक्सेलरेशन, जितने एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन गया, ओके, और उसके बाद फिर से टकराया, उसके बीच में कहीं और एक्सेलरेट नहीं हुआ है, यानी कि फर्स्ट टाइम एंड देन सेकेंड टाइम। बट फर्स्ट टाइम टकराया तो उसके पास कितना एक्सेलरेशन होगा? तो ए इज इक्वल्स टू ई अपॉन एम, जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड है इंटू चार्ज फिक्स है डिवाइडेड मास फिक्स है, इतना एक्सेलरेशन उसके पास होता है, इंटू टाइम टी, यानी कि बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो टाइम हमने क्या बोला है? टाउ बोला है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन इनटू टाइम, दैट इज वेलोसिटी, एंड दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, और इसी को हम फ्यूचर में रिलैक्सेशन टाइम को कंडक्टिविटी के साथ जोड़ेंगे, रेजिस्टिविटी के साथ जोड़ेंगे। ओके, और पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से और तरीके से निखर के आएगा बाहर। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने से या घटने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, घटेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, वो हमें डिराइव करना है। बट अभी यहाँ पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो तैयार किया, दैट इज ई अपॉन एम इंटू टाउ बराबर माइनस ई अपॉन एम into tau. Okay, that is the tau is called the relaxation time, जैसा मैंने आपको बताया। Okay, और आगे हमने एवरेज वेलोसिटी 0 बोल ही दिया है, तो उसको हमें इंडिकेट करने की फॉर्मूला में जरूरत नहीं है यहाँ पे।
टेक्स्ट बुक में कुछ अलग तरीके से बताया है. दैट इज द सिंपल एंड स्वीटेस्ट फॉर्म हाउ यू कैन डिराइव दिस फॉर्मूला. ओके, ये हाफ सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है. इसके बाद सेकेंड हाफ सेशन में हम इसे किसके साथ रिलेट करेंगे? कंडक्टिविटी के साथ, ओके, और रेजिस्टिविटी के साथ. ओके, आई होप कि आज का जो मैंने सेशन पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गया है. 2 बार देख लेना अच्छे से, मिक्स ना हो जाए इसके लिए मैं आधा सेशन छोड़ रहा हूँ, वरना 10 मिनट और ले लूंगा तो आराम से ये भी कंसेप्ट खत्म हो जाएगा. बट आज ही हमने रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का कंसेप्ट समझा है, ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिराइव किया है. दोनों मिक्स ना हो जाए इसके लिए मैं अभी का जो हाफ थियरम्स है वो छोड़ रहा हूँ. ओके, चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. टेक केयर, बाय बाय.